वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फेथ ओवर फेयर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने करा था फिगर इट आउट, अपना लास्ट फिगर इट आउट, और हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। आज बस कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम थे क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब 8 क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं? इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड्स एंड 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री। चलो पहले इतना डायग्राम बना लेते हैं ना, फिर भूल जाएगा नहीं तो। वो बोल रहा है कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसमें हमें एक एंगल, सपोज करो ये वाला एंगल 90 डिग्री का दे दिया है, ठीक है, और सारी साइड्स, ये सारी साइड्स, ये इसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, सब साइड्स इक्वली इक्वल है, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है? इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड्स एंड 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री विल इट बी अ स्क्वायर। अब वो ये पूछ रहा है कि क्या ये स्क्वायर होगा, या फिर कोई और पॉसिबिलिटी भी है कि ये कुछ और क्वाड्रिलेटरल बन जाए। अगर ये स्क्वायर है तो इसको हमें ज्योमेट्रिक रीजनिंग से प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन और मेजरमेंट से भी प्रूफ करना है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले हम रीजनिंग, अपने थ्योरम्स वगैरह प्रूफ से प्रूफ करते हैं कि भाई ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है? इक्वल साइड्स तो है ही इसकी। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि भाई इसके साथ इस वाला, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि भाई ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सारे 90 डिग्री है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना कि भाई सारे साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स 90 डिग्री है, तो भाई ये तो स्क्वायर ही बनेगा ना। अभी तो सिर्फ सारे साइड्स इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है, अब बाकी का तो हमें पता नहीं है। तो वो बोल रहे हैं भाई क्या ये जरूरी है कि हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक 90 डिग्री है और बाकी सारी साइड्स इक्वल है? क्या इस इंफॉर्मेशन पे मैं ये बता सकती हूँ, मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ क्या कि ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है कि नहीं? ठीक है, तो चलो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कुछ भी प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल्स, हमें ट्रायंगल्स चाहिए। अब ट्रायंगल कैसे बना सकते हो? देखो, अगर मैं यहां से एक डायगोनल बनाऊं तो मेरा जो एक क्वाड्रिलेटरल है वो टू ट्रायंगल्स में टूट जाएगा ना। तो बस अब जैसे ही मेरे को 2 ट्रायंगल्स मिल जाते हैं तो मेरे पास एक ही हथियार है। क्या हथियार है? कि दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BBC, ये मेरे 2 ट्रायंगल्स हैं। अब इनको मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो भाई दिख रही है ना तुम्हें आराम से कि AB DC के बराबर है, तो पहले जो दिख रहा हो तो लिख ही दो, AB DC के बराबर है। ठीक है, अब क्या AD और BC इक्वल है? क्या AD और BC इक्वल है? ये तो भाई हमें गिवन ही था ना कि सारी साइड्स इक्वल है। अब सारी साइड्स इक्वल है तो इसलिए हमने लिख दिया। और अब क्या देखे तो ध्यान से देखो, ये वाली ये जो बीच की BD लाइन जा रही है, क्या वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है? क्या वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है? तो भाई BD तो कॉमन ही हो गई ना, तो BD इक्वल्स टू BD, तो ये कॉमन हो गया। तो क्या हुआ? ये S 3 साइड्स हमारी इक्वल हो गई, और जब 3 साइड्स हमारी इक्वल हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि S से मेरे ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं कैसे लेबल करूंगी? ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब देखो AB के सामने मेरे को DC लिखना है, AB के सामने मेरे को DC लिखना है, लेकिन मैं DC को क्या सिर्फ DC लिख सकती हूँ? CD भी तो लिख सकती हूँ, है ना। मैं DC लिखूं या CD लिखूं वो मेरे को आगे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर DC लिखूंगी तो B यहाँ पे आ जाएगा, BDC है ना, B तो आएगा ही ना, तो या तो DC भी होगा या CD भी होगा। अब मैं कैसे चेक करूंगी? तो मेरे को AB और DC वाला कंडीशन तो मैंने चेक कर ली। ठीक है, अब मैं इस कंडीशन पे आऊंगी कि AD मतलब फर्स्ट और लास्ट पे AD के कॉरस्पॉन्डिंग BC होना चाहिए, मतलब फर्स्ट और लास्ट पे BC आना चाहिए। भाई यहाँ पे तो BD आ रहा है, ये DB आ रहा है, BC तो कहीं नाम ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। फर्स्ट और लास्ट पे BC आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मुझे यही पे मिल गया कि हाँ मेरे को ये लिखना है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए S से। अब जैसे मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाती है चीजें, अब मैं क्या लिखती हूँ? CPCT से लिखती हूँ। क्या लिखूंगी CPCT से? मैं CPCT से लिखूंगी भाई ये जो एंगल A दिख रहा है, ABD का एंगल A, वो एंगल C के बराबर होगा CDB। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना। क्यों? क्योंकि CPCT लगा दिया हमने। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि भाई एंगल C भी मेरा 90 डिग्री ही है। लेकिन अब मेरे पास 2 एंगल्स और बचे हैं। मेरे को एंगल B भी 90 डिग्री प्रूफ करना है, मेरे को एंगल D भी 90 डिग्री प्रूफ करना है, तभी तो मैं बोल पाऊंगी कि भाई सारे एंगल्स 90 डिग्री है, और फिर मैं बोल पाऊंगी कि ये स्क्वायर है। चलो अब मैं क्या करूंगी? अब कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट तो हो गया ओवर। अब मेरे को ध्यान से देखकर बताओ, क्या तुम्हें ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? ये
ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। अब क्या तुम इसमें एक ट्रायंगल में तुम्हें कुछ दिख रहा है जो मैं तुम्हें बता रखा है कि एक ट्रायंगल में अगर तुम्हें दो साइड्स इक्वल मिल जाए तो बस आंखें बंद कर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा देना। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। ट्रायंगल ABD में यहाँ पे ABD है ना, तो ये AB और AD तो इक्वल ही है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 हमारा इक्वल हो जाएगा। अब तुम बोलोगे मैम इक्वल तो कर दिया, लेकिन इसका क्या करेंगे? अब देखो, अब हम ट्रायंगल ABD में हमें पता चल गया कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दी कि स्पेसिफाई कर देना। ठीक है, फिर हम क्या इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल सम क्या कहते हैं कि तीनों एंगल्स को उठाओ, 90 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, उनको उठाओ और उनके सम को इक्वल कर दो 180 डिग्री के, यही कहती है। ठीक है, अब क्या मुझे बता सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कहां से देखूं मैं? हाँ, अब एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री आ गया। अब एक और चीज बताओ, क्या इस ट्रायंगल में भी तुम्हें एंगल 3 और एंगल 4 दिख रहे हैं? ठीक है, इस ट्रायंगल में भी क्या तुम्हें DC और BC इक्वल दिख रहा है? जब इस ट्रायंगल में भी भाई दो साइड्स हमारी इक्वल हो गई तो इसमें भी मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो ना। तो मतलब यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ कि भाई एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और फिर मैं इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा कर बोल सकती हूँ कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और फिर मैं बोल सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? तो मतलब अभी तक मैंने बस ये लिखा कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो कर ही दिया था। फिर मैंने बोला कि भाई यहाँ पे ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल लगा सकते हो, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। और फिर मैंने एंगल सम लगाकर निकाल दिया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री होगा। फिर सेम डिट्टो स्टेप्स मैंने इस BDC ट्रायंगल में करा कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, और फिर इसमें एंगल सम लगा दिया और मैंने निकाल दिया एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री। लेकिन अब क्या मेरा प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हुआ? नहीं भाई, हमें तो एंगल D निकालना था 90 डिग्री, हमें तो एंगल B 90 डिग्री निकालना था। मतलब अगर मेरे पास आता एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिग्री है, अगर मेरे को एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिग्री मिल जाता तो मेरा सोल्यूशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो भाई एंगल 1 के साथ एंगल 2 जुड़ा हुआ है, एंगल 3 के साथ तो एंगल 4 जुड़ा हुआ है, तो मैं कैसे सॉल्व करूं? अब हमें देखना ध्यान, अब हमें किसी भी तरह इन एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 3 के बीच में रिलेशन निकालना है। तो भाई तो मुझे बताओ, क्या हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं? तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि भाई ये वाला एंगल ABD का, जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए थे ना मैंने, ठीक है, ABD और मेरा CDB, ठीक है। अब क्या मैं बोल सकती हूँ कि ABD का एंगल 2, मतलब एंगल B है ना यहाँ पे, ABD का एंगल B, ABD का एंगल B मेरे CDB के एंगल D के बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ABD का एंगल B क्या है? एक्चुअली में छोटू सा एंगल 2 ही तो है। तो मैं बोल सकती हूँ कि एंगल 2 इक्वल टू CDB का एंगल D, CDB का एंगल D क्या है? एंगल 3। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 बाय CPCT। अब मैं एक और चीज बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ कि देखो अब यहाँ पे ABD का, ओहो फोन साइलेंट पे करने दो, एक सेकंड दो, सो सॉरी। अब देखो मैंने क्या बोला कि एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो गया CPCT से। अब मेरे को एंगल 4 और एंगल 4 के, एंगल 1 और एंगल 4 के बीच में भी कोई रिलेशन चाहिए, तो क्या करूंगी मैं? अब देखो ABD का एंगल D, ABD का एंगल D मेरे किसके इक्वल होगा? CDB के एंगल B के बराबर बाय CPCT, CDB के एंगल B के बराबर। तो मतलब क्या है ये? एंगल 1 और एंगल 4 ही तो है। ABD का एंगल D एक्चुअली में छोटू सा एंगल है, CBD का एंगल B ये छोटू सा एंगल है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल कर दिया? अब देखो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या प्रॉब्लम थी मेरी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री था। तो अब क्या मैं एंगल 2 की जगह एंगल 3 लिख सकती हूँ? यहाँ पे क्या मैं एंगल 1 को एज इट इज लिखूंगी, लेकिन एंगल 2 की जगह मैं यहाँ पे एंगल 3 लिख सकती हूँ क्या? ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिग्री हो गया।
ठीक है, तो मैं बोलूंगी भाई कि यहाँ पे मेरे को मिल गया एक इक्वेशन कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एंगल 3 मेरा एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 मेरा एंगल 2 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं क्या एंगल 3 की जगह एंगल 2 लिख सकती हूँ। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 मेरा आ गया 90 डिग्री। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ भाई कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिग्री है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है 90 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 एक्चुअली में तो मेरा पूरा एंगल डी तो बना रहा है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ एंगल डी 90 डिग्री है? जरूर बोल सकती हूँ। फिर मेरे को दूसरी चीज पता चली कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी 90 डिग्री है, मतलब ये पूरा एंगल बी भी मेरा 90 डिग्री है। तो मतलब एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में हमें ए तो 90 डिग्री गिवन ही था, हमने एंगल सी भी 90 डिग्री निकाल दिया, हमने एंगल डी भी 90 डिग्री निकाल दिया, हमने एंगल बी भी 90 डिग्री निकाल दिया। तो अब क्या कह सकते हैं कि इन दिस क्वाड्रिलेटरल ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट वाज गिवन। Angle A is 90 degree and in fact all the 4 angles of this quadrilateral are 90 degree and hence it is a square, इसलिए वो एक स्क्वायर है। ठीक है, अब वो उन्होंने बोला है कि भाई हमें कंस्ट्रक्शन से भी दिखाओ कि अगर हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो कंस्ट्रक्ट करके बताओ कि क्या वो स्क्वायर बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, देखो कहा गया डस्टर, हाँ देखो अब क्वेश्चन है कि मेरे को कंस्ट्रक्ट कर कभी ये प्रूव करना है कि मेरे को सिर्फ ये दिया हुआ है, कि देखो कि मेरे को एक ऐसा दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि जिसकी सारी साइड्स क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर सपोज करो मुझे गिवन, ठीक है, और मुझे सिर्फ एक एंगल, सपोज ये वाला एंगल मुझे गिवन है कि 90 डिग्री है। ठीक है, मुझे ऐसा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है पहले और फिर मुझे उसको मेजर कर ये पता लगाना है कि क्या जो कंस्ट्रक्ट मैंने करा है क्या वो स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम कंस्ट्रक्ट, हम करेंगे पहले क्या करेंगे, मैंने हमेशा तुम्हें बताया कि पहले हम बेस बनाएंगे, तो पहले हम हमेशा क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल का मैं नाम दे देती हूँ ABCD, तो पहले मैं बनाऊंगी DC, मेरा बेस बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्केल लिया, ठीक है, मैंने 5 सेंटीमीटर मार्क करा और मैंने DC बना दिया। ठीक है, ये मेरा DC हो गया, क्लियर हो गया। अब मेरे को क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि एंगल D पर एंगल 90 डिग्री है। क्या है, D पर मेरा एंगल 90 डिग्री है। तो मैं क्या करूंगी, अब ऐसा तो कुछ लिमिटेशन दी नहीं है कि डोंट यूज अ प्रोट्रैक्टर, डोंट यूज अ D, है ना, तो हम एंगल D पे 90 डिग्री D से बना लेते हैं अपना, है ना। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री पे मार्क कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। मैंने इसको क्या करा, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखो, अब मुझे क्या गिवन है कि मैंने DC 5 सेंटीमीटर का बना लिया, ये एंगल भी मैंने 90 डिग्री बना लिया। अब मुझे और क्या गिवन है कि भाई ये वाली लेंथ भी 5 है, ये वाली लेंथ भी 5 है, ये वाली लेंथ भी 5 है, बस इतना गिवन है। तो मैं क्या करूंगी, अपना कंपास उठाऊंगी, है ना, फिर मैं इसका रेडियस क्या सेट करूंगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, नीडल को रखूंगी 0 पे, अपनी पेंसिल को लाऊंगी 5 पे, है ना, और फिर मैं D पे रखूंगी अपनी नीडल और एक आर्क बनाऊंगी ऐसे। ठीक है, एक आर्क बनाऊंगी ऐसे, ठीक है, एक आर्क बना दी मैंने ऐसे, क्लियर हो गया। अब ये जो लेंथ है वो मुझे 5 सेंटीमीटर मिल गई, मुझे यही चाहिए था, मुझे ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर चाहिए थी, तो ये हो गया मेरा AD 5, क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे B ऐसा चाहिए कि जो A से भी 5 सेंटीमीटर पे हो, C से भी 5 सेंटीमीटर पे हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये रेडियस मेरा 5 सेंटीमीटर सेट है, ठीक है, मैंने इसको 5 सेंटीमीटर रेडियस से सेट करा हुआ है। अब क्या करूंगी, मैं C पे सेंटर रखूंगी, नीडल C पे रखूंगी और एक आर्क बनाऊंगी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक आर्क बनाऊंगी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, फिर मैं A पे रखूंगी इसी कंपास को, इसी रेडियस के साथ, क्या रेडियस 5 सेंटीमीटर का। फिर मैं एक और आर्क बनाऊंगी, क्लियर हो गया। जहां पे ये दोनों आर्क्स कर देगी इंटरसेक्ट, वही तो मेरा होगा पॉइंट B, क्योंकि भाई ये पॉइंट B मेरा A के साथ भी
5 सेंटीमीटर दूर होगा और मेरा बी सी से भी 5 सेंटीमीटर दूर होगा, तो मेरा ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। देखो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब कुछ मैंने मीट कर लिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें बस अपना स्केल लेना है, सॉरी स्केल क्या बोल रही हूँ मैं, अपना लेना है ये प्रोट्रैक्टर, और फिर हमें देखना है कि हाँ सारे एंगल्स के 90 डिग्री बन रहे हैं। मैं सी पे रखूंगी तो हाँ ये 90 डिग्री पे ही आ रहा है, ठीक है। बी पे रखूंगी तो भी 90 डिग्री बन रहा है, ए पे रखूंगी तो भी 90 डिग्री बन रहा है। तो हमने कंस्ट्रक्शन से भी प्रूव कर लिया कि अगर हमने सिर्फ एक एंगल को 90 डिग्री लिया और बाकी सारी साइड्स इक्वल बना दी तो ये क्वाड्रिलेटरल ऑटोमेटिकली एक स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन ना अगर आपको लॉजिक पता ना तो सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज दी हुई है। अगर कुछ प्रूव करना है तो ट्रायंगल्स निकाल दो, ट्रायंगल्स में या तो कॉन्ग्रुएंसी लगेगी या आइसोसेलेस ट्रायंगल लगेगा या फिर एंगल सम लगेगा, मतलब घुमा फिरा कर ना वही चीजें करी है हर क्वेश्चन में। अब देखो व्हाट टाइप, हाँ क्वेश्चन 9 पे, क्वेश्चन 9 पे सॉरी, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन what type of a quadrilateral is the one in which the opposite sides are equal? कौन सा quadrilateral ऐसा है जिसमें opposite sides equal है? अब तुम बोलोगे मैम opposite sides equal, ठीक है, मतलब मुझे एक ऐसा quadrilateral दिया हुआ है, मुझे नहीं पता कौन सा quadrilateral है जिसमें ये वाली साइड इसके तो बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, लेकिन मुझे बीच के एंगल्स जो इनके 4 एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल के उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब क्या करना है कि मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है और जस्टिफाई करना है हमारा आंसर को, बस। अब मुझे बताओ, अपनी नॉलेज से बता दो कि क्या ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। देखो अपोजिट साइड्स इक्वल हमारी पैरेललोग्राम में भी होती है, रेक्टेंगल में भी होती है, स्क्वायर में भी होती है क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है तो अपोजिट साइड्स तो होगी, रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो सब में ही हो सकती है। लेकिन ये वाला क्वाड्रिलेटरल हम फॉर श्योर के साथ क्या कह सकते हैं कि भाई ये तो हमेशा यही वाला क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, मतलब ये वाला क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही होगा। तो देखो इसमें एंगल्स का तो कुछ पता ही नहीं है ना, तो स्क्वायर रेक्टेंगल की तो बात ही छोड़ दो, है ना। तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम तो श्योरिटी के साथ होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या चाहिए होता है, सिर्फ अपोजिट साइड हमारी पैरेलल होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, बस अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम ही बनाएगा, क्योंकि उसके डायगोनल्स ऑटोमेटिकली बाइसेक्ट ही करेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, बस ये कंडीशन होनी चाहिए पैरेललोग्राम के लिए। अब इसको हमें प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको, देखो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, नहीं, इसमें सिर्फ दिया हुआ है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने बस बोल दिया कि हाँ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम स्क्वायर रेक्टेंगल सब में होता है, लेकिन हमें एंगल नहीं पता तो हमने बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल में तो 90 डिग्री चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन इसको पैरेललोग्राम बोलने के लिए मुझे एक और कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी, क्या, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अब मेरा मेन मोटिव यही है कि मुझे प्रूव करना है कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। अब कुछ भी प्रूव करना होता है और कुछ समझना है तो क्या करना होता है, ट्रायंगल्स में इस फिगर को बांटना होता है। ट्रायंगल कैसे बनाऊंगी, एक डायग्राम बना दिया, बस खत्म बात, मेरा क्वेश्चन यहीं पे आधा सॉल्व हो जाता है। ए बी सी डी, ठीक है। अब 2 ट्रायंगल्स है मेरे पास, ए बी डी और बी सी डी, ठीक है। तो बस इनमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC। अब मेरे को बताओ कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करोगे, AB और DC इक्वल है, गिवन है, अपोजिट साइड्स इक्वल, AB और DC इक्वल है, BC और AD इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल, BC और AD इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल, और यहाँ पे जो हमारा BD है भाई वो तो कॉमन ही है दोनों में, तो BD इक्वल टू BD, जैसे पहले वाले पार्ट में हुआ था। तो SSS से तीनों साइड्स इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB, है ना। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या होगा, AB के सामने CD आना चाहिए, या तो CD आएगा या तो DC आएगा, तो हम बाकी सब कंडीशन चेक कर लेते हैं, और BD के सामने BD आना चाहिए, BD के पास BD आना चाहिए, ठीक है। AD के सामने BC आना चाहिए, AD के सामने BC आना चाहिए, तो हमें DC भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता चल गया हमने लेबलिंग सही करी है, तो अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब क्या करोगे, मैं अब पैरेलल कैसे प्रूव करोगे, तो भाई ध्यान से सुनो, ये मैंने तुम्हें रेक्टेंगल के केस में भी तुम्हें समझाया, तो थोड़ा हिंट दिया था। क्या करोगे, अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, CPCT से ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, तो या तो लेबलिंग से देख लो कि एंगल D एंगल B के बराबर होगा, तो यहाँ का एंगल D इसके बराबर होगा, या तो ऐसे देख लो, या फिर मैंने एक और तरीका बताया था कि हाँ ABD में और ये दोनों ABD और BDC कॉन्ग्रुएंट है, ABD का AB लेंथ
ABD का AB लेंथ हमारे DCB के DC लेंथ के बराबर है। तो भाई AB के अपोजिट एंगल ये वाला, सपोज एंगल 1, AB के अपोजिट एंगल 1, CD के अपोजिट एंगल 2, ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT से, ठीक है। अब इसको इक्वल क्यों करा, चलो एक और एंगल पहले प्रूफ कर लेते फिर देखते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, तो फिर से लेबलिंग से कर लो या फिर से कर लो। कैसे, ABD में ये वाली साइड इक्वल है किसके, BDC के ये वाली साइड के, तो मतलब इस साइड का अपोजिट एंगल एंगल 3, इस साइड के अपोजिट एंगल क्या, एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी तो इक्वल होगा CPCT से, एंगल 3 और एंगल 4 भी CPCT से हमारा हो गया इक्वल। अब ये दोनों चीजें हमें पता चल गई, लेकिन भाई इससे पैरेलल कैसे प्रूव करवा सकते हैं हम। अब ध्यान से देखो, अब देखो ये वाली साइड मैंने क्या बोला था और ये वाली साइड, ठीक है, अगर पैरेलल होती, अगर, अब ये है नहीं, ठीक है, और ये होता हमारा ट्रांसवर्सल, ये होता हमारा ट्रांसवर्सल, तो भाई ये वाला एंगल एंगल 1 और मेरा एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स बनते कि नहीं बनते, बनते। अब हमें ये दिया हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हें दिया हुआ है ऑलरेडी कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो भाई हमें अपने आप ही पता चल जाता है कि सिंस द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाइंस है वो पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल होती तो हम बोलते कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स जो बन रहे हैं, जो बन सकते थे अगर वो लाइंस पैरेलल होती, तो हम बोल सकते हैं अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी, ठीक है। तो मतलब लाइंस पैरेलल, ठीक है, तो हमारे एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। लेकिन अगर एंगल्स इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, या फिर कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कुछ भी प्रॉपर्टी ऐसी बन रही है कि अगर एंगल्स इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि लाइंस पैरेलल, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो क्या मैं कह सकती हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा AD इज पैरेलल टू मेरा BC, AD और BC पैरेलल है, ठीक है, AD और BC पैरेलल है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्या तुम्हें ये दिख रही है लाइन AB दिख रही है मुझे और DC, ठीक है, AB और मेरा DC, और ये लाइन इसका ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा अगर ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे को पता है एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो भाई अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गया तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि भाई ये वाली लाइंस AB और मेरा DC भी पैरेलल होगा, तो मैं कह सकती हूँ AB पैरेलल टू DC, बस। AD पैरेलल टू BC होगा, मेरा AD BC के पैरेलल हो गया, AB DC के पैरेलल हो गया, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और जैसे ही मैंने लाइन बोल दी ना कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो फिर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होती, ये क्वाड्रिलेटरल हमेशा पैरेललोग्राम ही बनाएगा। क्लियर हो गया, चलो अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें और कुछ तो नहीं पूछा था, नहीं पूछा था। अब है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा ना तुम कर चुके हो प्रूफ में ना, मैंने तुम्हें करवा चुका है। तुम्हें याद है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एक क्वाड्रिलेटर को तुम दो ट्रायंगल्स में, हर एक क्वाड्रिलेटर को तुम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना। और दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करते ही हमें पता है कि हर एक ट्रायंगल का जो एंगल सम बनता है वो 180 डिग्री बनता है, और दो ट्रायंगल्स को अगर मिला दो तो वो क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो हम बोलते थे कि सारे एंगल्स, सम ऑफ सारे एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अगर तुम भूल भी गए हो तो देखो बुक में क्वेश्चन नंबर 10 में तुम्हें एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, बहुत अजीब सा, हमें क्वाड्रिलेटर नहीं पता कि कौन सी शेप है, बट एक क्वाड्रिलेटर है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 चार साइड्स दी हुई है। क्लियर हो गया। Will the sum of the angles in a quadrilateral such as the following one also be 360 degree? Find the answer using geometric reasoning as well as constructing the figure and measuring. Okay. Now उन्होंने बोला कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन क्या इस क्वाड्रिलेटरल का भी सम 360 डिग्री होगा सारे एंगल्स का? तो भाई मैंने क्या बोला था, क्या मैंने तुम्हें कुछ बोला था कि भाई इस क्वाड्रिलेटर को सिर्फ स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगल होना चाहिए? नहीं, मैंने बोला था भाई क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, बस। ये चैप्टर का नाम, बस क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, बस, बाकी और कुछ नहीं देखना, सारे एंगल्स का सम ऑटोमेटिकली 360 डिग्री होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैम इसको कैसे ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे हम, तो भाई देख लो। सपोज करो ये ABCD मेरा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर मैंने AC पे ज्वाइन कर दिया, अगर मैंने AC को ज्वाइन कर दिया तो क्या तुम्हें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। समझ आ गया? दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो भाई, उसको तुम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर ही सकते हो। ये हमेशा हमेशा कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, दो ट्रायंगल्स उसके बनेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे दो ट्रायंगल्स बन गए। अब क्या करेंगे? देखो इनको नाम ले देते हैं, एंगल 1
एंगल 2 एंगल 3, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। क्लियर हो गया, ये दो ट्रायंगल्स हो गए। मैंने यहाँ पे भी तुम्हें सेम प्रूफ करवाया था, फिर से प्रूफ कर लेते हैं। अगर तुमने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी तो प्लीज वो पहले चेकआउट कर लेना और अच्छे से समझ आएगा। अब इन ट्रायंगल ACB, ये वाले ट्रायंगल में क्या मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब कोई पूछेगा मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्ग्रुएंसी लगानी है या क्या कब एंगल सम लगाना है? अब यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं लगा रहे? तो भाई तुम देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें एंगल्स का सम 360 डिग्री चाहिए। ये हमें वेरीफाई करना है कि क्या एंगल का सम 360 डिग्री है कि नहीं। अब कॉन्ग्रुएंसी में तुम सम कहां से ही ले आओगे? एंगल सम की बात चल रही है तो भाई एंगल सम की प्रॉपर्टी तो यूज करोगे। ट्रायंगल्स में दो ही तो प्रॉपर्टी है मेनली, है ना, या तो कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे या एंगल सम लगाओगे। और हल्के हल्के केसेस में हम आइसोसेलेस ट्रायंगल भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तो कोई और प्रॉपर्टी बढ़ाई नहीं है अभी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये वाले सारे एंगल्स 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में चलो, इन ट्रायंगल ACD, ये वाले ट्रायंगल में सेम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। 4 प्लस 5 प्लस 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्लियर हो गया, ये दोनों चीजें समझ आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इस वाले डब्बे को मैंने बोला कि ये मेरी इक्वेशन 1 है और इस वाले डब्बे को मैंने बोल दिया ये मेरी इक्वेशन 2 है। समझ आ गया? अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे को इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, क्या करना है? तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी तुम इक्वेशंस को ऐड करते हो तब क्या होता है, ये जो इक्वल टू साइन है ना, वो एक बैरियर की तरह काम करता है। मतलब इक्वल टू के सारे, इक्वल टू में जो साइन है उसके जो सारे लेफ्ट साइड चीजें है ना, ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड चीजें क्या है, 1 3 प्लस 2। इक्वल टू के लेफ्ट साइड चीजें क्या लिखी हुई है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड चीजें क्या लिखी हुई है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब इन लेफ्ट साइड वाली चीजों को आपस में ऐड कर दो। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये कॉपी कर लिया। इसको किससे ऐड करना है, इस वाले लेफ्ट साइड से। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये सारे ऐड कर लिए, ठीक है। इक्वल टू, फिर हमने क्या लगाया, इस बैरियर को। इस बैरियर को लगाते ही फिर हमें क्या देखना है, ये राइट साइड वाली चीज है, राइट साइड वाली चीज है। दोनों के राइट वाली साइड को पकड़ा और दोनों को ऐड कर दिया, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। क्लियर हो गया, ये समझ आ गया इक्वेशन को ऐड करना। अब क्या करूं मैं, अब देखो ध्यान से देखो, क्या एंगल 2 को मैं एंगल बी लिख सकती हूँ? एंगल 2 को क्या मैं एंगल बी लिख सकती हूँ? तो इसको मैंने लिख दिया एंगल बी। क्या लिखा, इसको मैंने लिख दिया एंगल बी, तो मैंने एंगल 2 को लिख दिया एंगल बी, ठीक है। क्या मैं एंगल 6 को, क्या मैं एंगल 6 को एंगल डी लिख सकती हूँ? क्या मैं एंगल 6 को एंगल डी लिख सकती हूँ? हाँ, लिख ही सकते होंगे, ठीक है। अब क्या मैं एंगल 1 और एंगल 4 दोनों को मिलाकर मेरा पूरा एंगल ए बन जाता है? एंगल 1 और एंगल 4 को क्या मैं मिलाकर इन दोनों को प्लस कर क्योंकि बीच में प्लस का साइन ही तो है, इन दोनों को अगर प्लस करूंगी तो क्या मैं एंगल ए लिख सकती हूँ? ठीक है। ऐसी सिमिलरली मैं क्या एंगल 3 और एंगल 5 को मेरा पूरा मिलाकर मेरा एंगल सी मिल जाएगा, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 5 को मैंने लिख दिया एंगल सी। इक्वल टू 180 प्लस 180 क्या आएगा, 360 डिग्री। तो भाई यही तो मुझे प्रूव करना था कि मेरे सारे एंगल्स का सम b प्लस c प्लस d प्लस a, b प्लस c प्लस d प्लस a का सम क्या है, 360 डिग्री है, एंड हेंस वी प्रूव्ड इट। अब उन्होंने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन करो, ऐसी फिगर बनाकर देखना घर पे, फिर सारे एंगल्स को अपने प्रोट्रैक्टर से मेजर करना और फिर सबका सम निकालना, यू विल गेट 360 डिग्री। क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा वो प्रूफ करने का ही आएगा, लेकिन आई सजेस्ट कि तुम खुद भी ट्राई करो, कंस्ट्रक्ट करो, उसको मेजर करो, तुम्हें मजा भी आएगा और तुम्हें प्रूफ पर यकीन भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब पढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। अरे 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 चैप्टर होने वाला है खत्म। और लास्ट वाले क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, मतलब ना वो तुम्हारे कंसेप्ट्स को टेस्ट करता है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे। क्वेश्चन 11। अब देखो क्वेश्चन 11 में ना तुम्हें ऐसी चीजें पूछी गई है कि अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ स्क्वायर या फिर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, ऐसी चीजें पूछी हुई है। तो तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश की हुई है, लेकिन जो मैंने तुम्हें तरीका बताया कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई हो तब तुम्हें हमेशा क्या यूज करना है, वेन डायग्राम यूज करना है। क्या यूज करना है, वेन डायग्राम यूज करना है। तो अब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, मैंने सिखाया था, सारा वेन डायग्राम कंबाइन करके बनाते हैं इंक्लूडिंग काइट, ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज ही ना हो। सिर्फ एक वेन डायग्राम याद करो।
पैरेललोग्राम, और याद भी नहीं करना, मैंने तुम्हें लॉजिक बताया, प्लीज पीछे वाली वीडियो में जाकर देख लो, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही लॉजिक कि क्या होता है, बस छोटा छोटा बता दूंगी, लेकिन अच्छे से क्लास 1 क्लास 2 जैसे मैंने एग्जांपल देकर बताया ना, वो प्लीज देख लेना वो वीडियो। ओके, पैरेललोग्राम होता है हमारा सबसे ऊपर। फिर क्या होता है, फिर हमने बोला था कि ऐसे 2 सर्कल होते हैं हमारे, ठीक है, एक होता है हमारा रेक्टेंगल का, एक होता है हमारा रोम्बस का, और रेक्टेंगल और रोम्बस की दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज किस में आती है, स्क्वायर में आती है, स्क्वायर में आती है, ठीक है। और फिर हमारे पास एक ऐसा छोटा सा गोला होता है जो इतना बड़ा होता है कि वो रोम्बस और स्क्वायर दोनों को अपने घेरे में ले जाता है, ऐसे पूरा ये बड़ा सर्कल दिख रहा है, बड़ा ओवल जो भी है ये, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर और रोम्बस दोनों को कवर कर रहा है, रोम्बस और स्क्वायर दोनों को कवर कर रहा है, और ये हो जाता है हमारा काइट। क्या हो जाता है, काइट। क्लियर हो गया? तो मतलब ये वाला सर्कल दिख रहा है ना तुम्हें, ये हमारा रोम्बस है, ये वाला, ठीक है, ये वाला काइट है, ये जो बीच में आ रहा है वो है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, और पूरा है पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब करते हैं क्वेश्चन। यार क्या हो रहा है इस पेन को, छोड़ो, एक सेकंड रुको यार, ये ना मैंने ढंग से ढक्कन बंद नहीं करा था, देखो मार्कर ही निकल गया इसमें से। कैसे करना होता है इसको, होपफुली भाई बंद ही रहेगा ये, ठीक है। चलो अब क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ स्क्वायर। तो बोल रहा है भाई कि डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है, और डायगोनल्स हमारे जो है ना वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, डायगोनल्स इक्वल भी है और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। क्या तुम्हें ऐसा क्वाड्रिलेटरल पता है जिसमें डायगोनल इक्वल है? तो भाई डायगोनल इक्वल किसमें होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं और रेक्टेंगल में भी होते हैं, और डायगोनल्स बाइसेक्ट किसमें करते हैं, तो भाई स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में भी बाइसेक्ट करते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास किसमें फॉलो हो रही है, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि भाई अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ स्क्वायर। वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल तो सिर्फ स्क्वायर ही हो सकता है। तो देखो वेन डायग्राम में देखो, क्या मेरे पास ये वाले जो डॉट्स है वो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो साइड डॉट्स है वो तो स्क्वायर है और वो ये दोनों प्रॉपर्टीज मान रही है, तो इतना तो सही है। लेकिन बेचारे इस मासूम बेचारे गोले को देखो, इसकी क्या कोई गलती है क्या? ये भी, ये वाला गोला भी क्या इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है? लेकिन क्या ये स्क्वायर है? नहीं। तो ये भी तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, इसका क्या कसूर है? तो ये जरूरी थोड़ा ना कि वो स्क्वायर हो, वो तो रेक्टेंगल भी हो सकता है ना, वो तो रेक्टेंगल्स भी हो सकता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी होगी फॉल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि भाई कि अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ रेक्टेंगल, अगर स्क्वायर की जगह होता है रेक्टेंगल तो क्या होता है? ये देखो, अगर स्क्वायर की जगह होता है रेक्टेंगल तो मेरा ये वाला मासूम गोला भी हो जाता कवर, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और ये जो छोटे छोटे मैंने स्क्वायर के अंदर डॉट्स बनाया वो भी तो कवर हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में रेक्टेंगल के गोले के अंदर ही तो आ रहे हैं। तो तब मेरा आंसर हो जाता सही, क्योंकि एवरी स्क्वायर, हर एक स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट नॉट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये वेन डायग्राम से मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, समझ आ गया? और अगर नहीं भी समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपका ही है, पूछ लेना कुछ भी, और फिर भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था वेन डायग्राम। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड कहता है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल। अब वो बोल रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमारे पास 3 राइट एंगल्स है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करो इसमें ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। क्लियर है? तो पहले तो वो बोल रहा है कि इट मस्ट बी अ रेक्टेंगल, वो बोल रहा है कि भाई ये तो हमेशा रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल होगा। अब सबसे पहली बात, ये वाले एंगल, बेचारे एंगल को क्यों अकेला छोड़ रहे हैं, इसको भी निकाल देते हैं। अब ये वाला एंगल मिसिंग है। क्वाड्रिलेटरल में हमें एंगल्स के बारे में सिर्फ एक ही चीज पता है कि भाई सारे एंगल्स का, चारों के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो 90 + 90 + 90 + x क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब 90 + 90 + 90 क्या होता है, 270, 270 + x 360 डिग्री होगा। तो 270 उधर जाएगा तो x क्या आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो मेरा x भी मेरा भाई यहाँ पे 90 डिग्री तो आया। अब मुझे बताओ
कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री हो, वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? तो तुम बोलोगे मैम स्क्वायर भी तो हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है, दोनों में सारे एंगल्स 90 डिग्री है। तो मैंने बोला यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई वो तो हमेशा रेक्टेंगल ही होगा। तो मुझे बताओ क्या रेक्टेंगल के गोले में, इस रेक्टेंगल के गोले में क्या सारे रेक्टेंगल्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन क्या इसमें सारे स्क्वायर्स भी तो आ रहे हैं? तो मतलब उन्होंने बोला कि इट मस्ट बी अ रेक्टेंगल, तो इट मस्ट बी अ रेक्टेंगल में सारे स्क्वायर्स भी तो इंक्लूड हो रहे हैं हमारे। तो बेचारे स्क्वायर, कोई बेचारा स्क्वायर बच गया क्या तुम्हारे पास? क्या कोई भी स्क्वायर ऐसा है जो रेक्टेंगल के गोले में नहीं आ रहा? नहीं। जब कोई मेरे पास बेचारा बचा ही नहीं, तो भाई ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, क्योंकि ये सबको, मेरे सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा है। क्लियर हो गया? चलो अब कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other must be a parallelogram। अब वो कह रहा है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें हमारे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इक्वल और ये दोनों इक्वल है, मतलब डायगोनल इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other must be a parallelogram। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल तो भाई हमेशा हमेशा पैरेललोग्राम ही होता है। क्या ये सही है? तो तुम बोलोगे मैम डायगोनल्स बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम में भी करते हैं, रेक्टेंगल में भी करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं, और किस में करते हैं? रोम्बस में भी करते हैं। ठीक है, सब में करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ पैरेललोग्राम होगा? तो मैं बोलूंगी भाई सबका आंसर किसमें है? वेन डायग्राम में। पैरेललोग्राम का सर्कल देखो बस, तुम पैरेललोग्राम का सर्कल देखो, क्या इस बड़े सर्कल में तुम्हारा पैरेललोग्राम तो आ ही रहा है, उसी का सर्कल है। क्या रेक्टेंगल आ रहे हैं? सारे रेक्टेंगल्स इस बड़े से सर्कल में कवर हो रहे हैं। हाँ। क्या सारे स्क्वायर कवर हो रहे हैं? सारे स्क्वायर भी कवर हो रहे हैं इस बड़े से पैरेललोग्राम के सर्कल में। हाँ। सारे रोम्बस कवर हो रहे हैं क्या? भाई ये रोम्बस का ये भी सर्कल भी तो इस बड़े सर्कल का ही तो पार्ट है। तो भाई जब सब कवर हो रहा है, मेरे पास कोई बच ही नहीं रहा, कोई डॉट ऐसी है क्या जो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, जो डायगोनल्स को बाइसेक्ट करवा रही है, लेकिन इस बड़े से सर्कल में नहीं है? नहीं। अब तुम बोलोगे अगर यहाँ पे काइट होती है क्या? काइट में क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं? नहीं। तो भाई ये वाला तो इंक्लूडेड ही नहीं था। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते काइट में तो फॉल्स हो जाती, लेकिन काइट तो भाई इस रेस में है ही नहीं। इस रेस में तो सिर्फ ये 4 प्लेयर्स थे और ये चारों प्लेयर्स हमारे पैरेललोग्राम के सर्कल में आ रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ इन ब्रॉडर सेंस कि हाँ ये वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही होगा? अब पैरेललोग्राम में वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो भाई ये स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब पार्ट 4 पे। अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are perpendicular to each other must be a rhombus। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन है ट्रिकी। अब इसमें बोल रहे हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें मेरे डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल लिया मैंने और इसमें मेरे जो डायगोनल्स है ना वो परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे सारे 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 90 90 90। अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या बोल रहे हो? मस्ट बी अ रोम्बस। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो हमेशा रोम्बस ही होना चाहिए। तो मुझे बताओ डायगोनल्स 90 डिग्री पे किस किस क्वाड्रिलेटरल में इंटरसेक्ट करते हैं? तो तुम्हारे पास 2 नाम आएंगे, रोम्बस और स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ ये 2 नाम है तो तुम ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया तुमसे। क्यों? क्योंकि तुमने लास्ट वाली शेप, मतलब सेकंड लास्ट वाली शेप जो तुमने पढ़ी थी उसको तुमने कर दिया इग्नोर। क्या तुमने ऐसी शेप पढ़ी थी कोई? काइट पढ़ी थी क्या? अब काइट में हमने क्या पढ़ा था? काइट में हमने पढ़ा था कि भाई जो लॉन्गर डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है छोटे डायगोनल को, जो लॉन्गर डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है अपने वर्टेक्स एंगल को। जो ये वाली साइड होती है ये वाले की इक्वल होती है, ये वाली साइड ये वाले की इक्वल होती है। लेकिन हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे मीट करते हैं। तो मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 डिग्री होते हैं। तो भाई ये वाली प्रॉपर्टी डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री तो हमारा काइट भी फॉलो करता है। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ क्वेश्चन का आंसर। अब वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल 90 डिग्री पे मीट करते हैं वो हमेशा एक रोम्बस ही होगा, वो हमेशा रोम्बस ही होगा। अब रोम्बस के अंदर रोम्बस तो इंक्लूडेड है, उसी का सर्कल है। स्क्वायर इंक्लूडेड है क्या? हाँ, स्क्वायर भी इंक्लूडेड है। सारे स्क्वायर एक रोम्बस के सर्कल में ही तो आ रहे हैं, तो वो भी इंक्लूडेड है। लेकिन क्या रोम्बस के सर्कल के अंदर सारा काइट इंक्लूडेड है? अब मुझे बताओ ये बेचारा बच्चा जो ऐसे बाहर एकदम सुनसान सड़क पे है, क्या वो रोम्बस के सर्कल के अंदर है?
नहीं। तो इस बेचारे बच्चे को क्यों इग्नोर कर दिया भाई, इसके भी तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर थे, इसको क्यों इग्नोर कर दिया? तो हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि काइट इज नॉट इंक्लूडेड। समझ आ गया? ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। वो बोल रहे हैं कि भाई एक क्वाड्रिलेटर जिसमें अपोजिट एंगल्स, मतलब ये वाला एंगल ये वाले क्या इक्वल है, सिर्फ अपोजिट एंगल्स इक्वल है, वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा क्वाड्रिलेटर है तो पैरेललोग्राम ही होगा। अब मुझे बताओ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल किस केस में? पैरेललोग्राम में तो इक्वल होते ही अपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्या रेक्टेंगल में होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल? तो तुम बोलोगे मैम सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं रेक्टेंगल में। अब सारे एंगल 90 डिग्री है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल ही हो गए, रेक्टेंगल हो गया। स्क्वायर में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। काइट के बारे में हमने कुछ पढ़ा है क्या? नहीं। तो भाई इन सब में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। उन्होंने बोला लेकिन ऐसा क्वाड्रिलेटर तो सिर्फ एक पैरेललोग्राम, मतलब इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली है। तो क्या बोलना है, हमें पैरेललोग्राम का सर्कल देखना है। हमें क्या देखना है? पैरेललोग्राम का बड़ा सा सर्कल देखना है। क्या इस पैरेललोग्राम से बड़े में सर्कल में सारे पैरेललोग्राम्स आ रहे हैं? उसी का सर्कल है तो आएगा ही। क्या उस बड़े सर्कल में सारे रेक्टेंगल आ रहे हैं? भाई सारे रेक्टेंगल आएंगे क्योंकि रेक्टेंगल छोटा सा सर्कल है उसके बीच में, तो है ना। क्या सारे स्क्वायर आ रहे हैं? तो भाई स्क्वायर इतना छोटा सा पार्ट है, इस पैरेललोग्राम के सर्कल में तो आ ही रही है। क्या उसमें सारे रोम्बस आ रहे हैं? तो भाई रोम्बस भी तो ये सर्कल है, दिख रहा है, ये भी तो इस बड़े पैरेललोग्राम के सर्कल के अंदर ही आ रहा है। तो मेरा हर एक पार्ट इंक्लूड हो रहा है। कोई ऐसा बेचारा बच्चा क्या बचा है मेरे पास जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे और जो मेरे पैरेललोग्राम के सर्कल में नहीं आ रहा? नहीं, क्योंकि काइट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, सिर्फ काइट ही बाहर जा रहा है, बाकी सब तो पैरेललोग्राम के अंदर ही समाये हुए हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रू, ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू। अब क्या कहता है, सिक्स्थ पार्ट कहता है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। वो कह रहा है कि भाई एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें सारे एंगल्स इक्वल है, मतलब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इट मस्ट बी अ, क्या बोला है इन्होंने, रेक्टेंगल, है ना, इट मस्ट बी अ रेक्टेंगल। तो ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें सारे एंगल्स इक्वल है वो हमेशा एक रेक्टेंगल ही होगा। तो भाई अभी हमें एक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो सबसे पहले एक्स निकाल लो। एक्स कैसे निकालेंगे? अब हमें एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी एक ही पता है कि सारे एंगल्स का सम लो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, वो आएगा 360 डिग्री। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या होगा? 4x हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब सारे एंगल्स क्या हो गए? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। अभी सेम पार्ट तुमने अभी थोड़े पार्ट्स में करा था, शायद सेकंड थर्ड पता नहीं कौन सा पार्ट था, लेकिन तुमने हाँ सेकंड पार्ट था, सेम पार्ट बन गया कि सारे एंगल्स हो गए 90 डिग्री। अब ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटर है जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री होता है? या तो रेक्टेंगल होता है या तो स्क्वायर होता है। देखिए इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई इट मस्ट बी अ रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के गोले को देखेंगे। ये रेक्टेंगल के गोले में क्या सारे रेक्टेंगल्स इक्वल हो रहे हैं? ऑफ कोर्स भाई, उसी का तो वो है सर्कल है। क्या इस रेक्टेंगल के गोले में सारे स्क्वायर्स आ रहे हैं? इस रेक्टेंगल के गोले में क्या सारे स्क्वायर्स आ रहे हैं? तो हाँ, सारे स्क्वायर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो मतलब हमारे पास कोई बेचारा बच्चा नहीं बचा जो इस सर्कल में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। तो भाई वो कह रहे हैं कि भाई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हमारे पास, ये बोल रहे कि ये पैरेललोग्राम का ही टाइप है। क्या मुझे बता सकते हो कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है और ये वाला साइड इसके पैरेलल होता है, क्या ये एक पैरेललोग्राम है? सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई पैरेललोग्राम में कंडीशन ही यही थी कि अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। इसमें अपोजिट साइड जो है ये वाली इसके पैरेलल तो है, सॉरी, अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। ये वाली साइड इसके पैरेलल तो है, ठीक है, लेकिन भाई ये वाली साइड भी तो पैरेलल होनी चाहिए, ये दोनों भी तो पैरेलल होनी चाहिए। क्या इसमें ये दोनों पैरेलल है? नहीं भाई, ये तो मिल जाएगी ना आगे बढ़ाओगे। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज नॉट एट ऑल अ पैरेललोग्राम। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अब अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।